बच्चों बात कर रहे थे अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के प्रयोग के बारे में। स्टैटिक्स बुक्स पे हम डिस्कस कर रहे थे और डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जिसका नाम था अपकिरण के माप, परीक्षापण के माप। बच्चों इसका पार्ट नंबर हम फर्स्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना कि अपकिरण क्या होता है, विस्तार क्या होता है, अपकिरण का अर्थ क्या होता है और अपकिरण के मापन की कौन कौन सी विधियाँ है, जिसमें विचलन विधियाँ थी और सीमा विधियाँ थी, जिस पर हमने बात करी। इसमें हमने जाना विस्तार के बारे में, जाना चतुर्थक विचलन के बारे में, जाना और अंतर चतुर्थक विस्तार के बारे में जाना। आज बच्चों बात करेंगे पार्ट नंबर 2 और डिस्कस करेंगे माध्य विचलन के बारे में, जिसको कहते हैं एमडी, मीन डिविएशन। तो बच्चों मीन डिविएशन क्या होता है, नाम से पता चल रहा है माध्य का विचलन, यानी ये एक ऐसी सांख्यिकी प्रणाली होती है जिसके अंतर्गत हम कोई सा भी सांख्यिकी माध्य निकालकर और उससे श्रेणी के विचलन ज्ञात करके उसका औसत निकालते हैं, उसका समांतर माध्य निकालते हैं। ऐसे विचलन को माध्य विचलन कहा जाता है। यानी माध्यों का विचलन लेकर भी माध्य निकाला जाता है, इसलिए इसे माध्य विचलन कहा जाता है। समंग श्रेणी के सांख्यिकी माध्य जैसे हम समांतर माध्य से, मध्यिका से, बहुलक से, किसी से भी हम निकाल सकते हो और उसका विचलन लेकर हम उसका माध्य निकालते हैं, इसलिए इसे माध्य विचलन कहते हैं। इसलिए माध्य विचलन को प्रथम अपकिरण का घात भी कहा जाता है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, बच्चों आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि माध्य विचलन को क्या कहा जाता है, तो इसे अपकिरण का घात भी कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपने जाना कि माध्य विचलन में हम तीनों सांख्यिकी माध्य यानी मध्यिका, बहुलक या समांतर माध्य में से किसी भी माध्य को यूज लेकर विचलन निकालकर उसका माध्य निकाल सकते हैं, इसलिए इसे माध्य विचलन कहते हैं और इसे प्रथम अपकिरण के घात भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। इसी संदर्भ में बात करें तो क्लार्क एंड शकार्डेने के अनुसार माध्य विचलन एक वितरण के पदों का माध्य यानी औसत या मध्यिका से निकाले गए विचलन चिन्हों में बीजगणितीय चिन्ह यानी प्लस माइनस की उपेक्षा करके ज्ञात किए गए विचलनों की माध्य मात्रा होती है। यानी माध्य विचलन में हम समांतर माध्य का प्रयोग कर सकते हैं, माध्य विचलन में हम मध्यिका का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें विचलन चिन्हों का क्या किया जाता है, अवहेलना की जाती है। यानी इसमें प्लस माइनस चिन्हों को ध्यान नहीं रखा जाता है। ये माध्य विचलन का दोष भी है, जिस पे आगे हम बात करेंगे। अब बच्चों बात करते हैं विचलन ज्ञात करने के लिए इसमें क्या करते हैं, पहले सबसे पहले माध्य की गणना की जाती है, फिर उसके बाद हम श्रेणी में उसके विचलन निकालते हैं, फिर उसका औसत निकाला जाता है, जिसे माध्य विचलन कहते हैं। अब यह माध्य विचलन के अंतर्गत आपको माध्य का चुनाव करना होगा कि आप कौन से माध्य को ले। तो आप समांतर माध्य का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप बहुलक का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप मध्यिका का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि तीनों ही सांख्यिकी माध्य हैं। लेकिन गणना की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ जो माध्य होता है वो मध्यिका होती है। यानी अगर प्रश्न में आपको कुछ भी नहीं दिया हो तो आप मध्यिका को आधार मानकर माध्य विचलन की गणना करेंगे, क्योंकि समांतर माध्य से निकाले गए माध्य विचलन का जो योग आता है वो शून्य आता है। इसलिए और अगर हम बात करें, अगर बीजगणितीय चिन्हों की अवहेलना नहीं करें तो शून्य आएगा, और अगर हम मध्यिका का प्रयोग करें तो शून्य से कम आएगा। और बहुलक में बात करें तो बहुलक का मान ही अनिश्चित होता है, इसलिए माध्य विचलन में इसका प्रयोग सबसे कम किया जाता है, न के बराबर किया जाता है, नगण्य प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों यहाँ आपको एक पॉइंट और नोट करना है कि माध्य विचलन में हम तीनों ही माध्यों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन गणना के दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ जो माध्य होता है वो मध्यिका होता है, क्योंकि मध्यिका से निकाले गए विचलनों का योग शून्य से कम होता है, सबसे कम अंतराल उसमें आता है। तो इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछेगा। वही दोस्तों इसमें दूसरी बात आती है कि बीजगणितीय चिन्हों की इसमें क्या की जाती है, अपेक्षा की जाती है, बीजगणितीय चिन्हों की अवहेलना की जाती है। यानी जब भी हम किसी भी माध्य को आधार मानकर विचलन ज्ञात करते हैं तो हम उसमें से प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखेंगे, इसलिए इसमें बीजगणितीय चिन्हों की अवहेलना रखी जाती है। इसलिए डिविएशन डी जब निकाला जाता है, जब x में से अगर हम x बार घटा रहे हैं या x में से z निकाल रहे हैं या x में से अगर हम m को निकाल रहे हैं, यानी मूल्यों में से जब हम किसी भी सांख्यिक माध्य को लैप्स करेंगे तो यहाँ पर जो d निकलेगा यानी डिविएशन निकलेगा, यानी जो विचलन निकलेगा उसमें हम प्लस माइनस चिन्हों को ध्यान नहीं रखेंगे। यहाँ पे बीजगणितीय चिन्हों की अवहेलना की जाती है। अब यहाँ पे बीजगणितीय चिन्हों की जब अवहेलना की जाती है तो डी के दोनों तरफ दो सीधी रेखाएं खींची जाती है, जिसको मॉड्यूल्स कहते हैं। ये दोनों रेखा ये रिप्रेजेंट करती है कि हमने गणना में बीजगणितीय चिन्हों की क्या की है, अवहेलना की है, यानी हमने प्लस माइनस को ध्यान में नहीं रखा है। तो ये संकेत होता है, ध्यान रखिएगा। तो बच्चों आपको ये पॉइंट भी समझना होगा कि माध्य विचलन की गणना करते समय बीजगणितीय चिन्हों का ध्यान नहीं रखा जाता है। माध्य विचलन की गणना में सर्वश्रेष्ठ जो माध्य होता है वो मध्यिका होती है। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो ये आपको बड़े ध्यान से रखना है। डी का मतलब यहाँ पे डिविएशन होता है। बच्चों क्या होता है, डी का मतलब डिविएशन होता है। अब विचलन का माध्य निकाला जाता है, यानी मैंने अभी आपको बताया कि जैसे आप x मूल्य में आपने x बार से निकाला और आपने निकाला d और आपने बीजगणितीय चिन्ह की अवहेलना करी, या मान लीजिए आपने x मूल्य में से z से निकाला तो आपने d यहाँ निकाला। इसी प्रकार आपने x मूल्य में से m का किया, आपने फिर d निकाला, तो ये d x बार है, ये d z है और ये d m है।
ठीक है, ये दो सीधी रेखाओं का मतलब मॉड्यूल का मतलब ये है कि हमने बीजगणितीय चिन्हों की क्या की है, अवहेलना की है। तो इस तरह से इनका योग किया जाता है, इस तरह से हम इसका योग करते हैं और उस योग में फिर क्या करते हैं, n का भाग देते हैं, पदों की संख्या का भाग दे देते, यानी योग करते हैं और उसमें n की पदों की संख्या का भाग दे देते हैं। तो इस प्रकार का जो गणना होती है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से माध्य विचलन निकाला जाता है। तो माध्य विचलन में क्या करता है, विचलनों का माध्य निकाला जाता है। साथ ही माध्य विचलन को जो है वो स्मॉल डेटा चिन्ह से दर्शाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ये सिंबल है जिससे इसको दर्शाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। चलिए अब माध्य विचलन का फॉर्मूला देखते हैं, किस तरह का ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए, व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित और अखंडित श्रेणी में, यानी वर्गीकृत और अवर्गीकृत श्रेणी में, समूहीकृत असमूहीकृत श्रेणी में माध्य विचलन की गणना कैसे होती है। तो बच्चों बात करते हैं सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी में। अगर आप मध्यिका से माध्य विचलन निकालोगे तो हम इसको डेल्टा एम से दर्शाएंगे। अगर हम समांतर माध्य से निकालोगे तो इसे हम डेल्टा एक्स बार से दर्शाएंगे, जैसे आपके सामने। अगर हम बहुलक से निकालेंगे तो इसे डेल्टा जेड से दर्शाएंगे, ठीक है। सिग्मा डी एम अपॉन एन, यानी सिग्मा मतलब हम योग करेंगे, एम का मतलब मध्यिका से निकाले गए विचलन मूल्यों के योग में हम पदों की संख्या का भाग दे देंगे। समांतर माध्य से निकाले गए विचलनों के योग में हम पदों की संख्या का भाग देंगे। बहुलक द्वारा निकाले गए विचलनों के योग में पदों का भाग दे देंगे। तो इससे निकल जाएगा माध्य विचलन। यानी माध्य विचलन तीन तरीके से निकाला जा सकता है, मध्यिका से निकाला जा सकता है, समांतर माध्य से निकाला जा सकता है और बहुलक से निकाला जा सकता है। खंडित अखंडित में कुछ नहीं करना था, क्योंकि खंडित अखंडित में बाकी सब एज इट इज रहेगा, बस उसमें आवर्तियां दी रहती है, इसलिए इनको हम आवर्तियों से गुणा और कर देंगे और उसी तरह एज इट इज फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलिए गणना करके देखते हैं, समझते हैं कि किस तरह से इन प्रश्नों को सोल्व करना है। तो आपके सामने पहले बात करते हैं माध्य विचलन गुणांक की और फिर गणना करते हैं। आपके सामने एक उदाहरण भी रखते हैं। वही माध्य विचलन गुणांक जो होता है वो एक निरपेक्ष माप होता है। माध्य विचलन एक निरपेक्ष माप होता है, जबकि माध्य विचलन गुणांक एक सापेक्ष माप होता है। जब दो या दो से अधिक मूल्यों में जो तुलना करनी होती है तो हम सापेक्ष माप के रूप में गुणांक निकालते हैं, जिसको अंग्रेजी में कोफिशिएंट कहते हैं। तो मीन डिविएशन कोफिशिएंट कैसे निकाला जा सकता है, अगर आप मध्यिका से निकाल रहे हो तो इसे कोफिशिएंट ऑफ डेल्टा एम बोलेंगे, अगर आप समांतर माध्य से निकाल रहे हो तो कोफिशिएंट ऑफ डेल्टा एक्स बार कहेंगे, और मध्य बहुलक से निकाल दो कोफिशिएंट ऑफ डेल्टा जेड यानी बहुलक कहेंगे। तो इसमें क्या करना है कि जो भी आपने माध्य विचलन जिससे निकाला उसमें उस माध्य का भाग दे देंगे। अगर मध्यिका से आपने माध्य विचलन करना किया तो आप मध्य का भाग दे दोगे, तो ये मध्यिका द्वारा निकालेगा माध्य विचलन कहलाएगा। अगर आपने समांतर माध्य से माध्य विचलन निकाला है तो आप उसमें समांतर माध्य का जब भाग दे दोगे तो इससे समांतर माध्य से निकाला गया माध्य विचलन गुणांक कहलाएगा। और अगर आपने बहुलक से माध्य विचलन की गणना की है तो बहुलक द्वारा निकाला गया जो माध्य विचलन है उसमें जब बहुलक का भाग दे दोगे तो इससे बहुलक द्वारा निकाला गया माध्य विचलन गुणांक कहलाएगा। चलिए एक उदाहरण आपके सामने रखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि श्रेणियों में, व्यक्तिगत श्रेणी में इसकी गणना कैसे करेंगे, खंडित श्रेणी में इसकी गणना कैसे करेंगे, अखंडित श्रेणी में गणना कैसे करेंगे, ये भी हमें समझना होगा। तो बच्चों इधर देखिए, व्यक्तिगत श्रेणी में माध्य विचलन की गणना सिंपल सी बात यह है कि पहले तो आपको किसी भी माध्य को आधार मानकर उसकी गणना करनी होगी। या तो आप समांतर माध्य से गणना कर लीजिए या आप मध्यिका से गणना कर लीजिए। यानी सबसे पहले तो हम माध्य की गणना करेंगे। अगर प्रश्न में कुछ भी नहीं दिया हो तो आप हमेशा मध्यिका से गणना करोगे, नहीं तो आप समांतर माध्य से कर सकते हैं। अगर मान लो प्रश्न में आपसे पूछा जाए कि समांतर माध्य की गणना करते हुए माध्य विचलन की गणना कीजिए, तो फिर आपको समांतर माध्य निकालना होगा। और अगर प्रश्न में कुछ भी नहीं दिया हो तो मध्यिका की गणना करके माध्य विचलन निकाला जाएगा। वैसे ज्यादातर प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो मध्यिका से पूछे जाते हैं। तो सर्वप्रथम हम समांतर माध्य या मध्यिका की गणना करेंगे प्रश्नानुसार। और अगर प्रश्न में कुछ भी नहीं दिया हो तो हम किसको आधार मान के करेंगे, मध्यिका को आधार मान के गणना करेंगे। फिर क्या करेंगे, जो भी माध्य हमने निकाला उस माध्य को मूल्यों में से घटाएंगे, लेकिन घटाते समय हम प्लस माइनस को ध्यान नहीं रखेंगे, इसलिए हम डी निकालेंगे यानी डिविएशन निकालेंगे और डिविएशन के दोनों तरफ सीधी रेखाएं खींच देंगे, जिसको मॉड्यूल्स कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अंतर निकालते समय, हमने विचलन निकालते समय प्लस माइनस चिन्हों को ध्यान नहीं रखा है, बीजगणितीय चिन्हों का अवहेलना की है। उसके बाद उसका योग करेंगे और पदों की संख्या का भाग दे देंगे और इस तरह से माध्य विचलन निकल जाएगा। तो सिंपल सी बात क्या हुई बच्चों कि हम क्या निकालेंगे, विचलन निकालेंगे। अगर आप मध्यिका से निकाल रहे हो तो इसको डीएम बोलेंगे, अगर आप एक्स बार से निकाल रहे हो तो डी एक्स बार बोलेंगे और फिर इनका योग कर लेंगे। इसका मतलब ये होता है मध्यिका द्वारा निकाले गए विचलन मूल्य समांतर माध्य द्वारा निकाले गए विचलन मूल्य, और इसका योग का मतलब होता है समांतर माध्य द्वारा निकाले गए विचलन मूल्यों का योग, मध्यिका द्वारा निकाले गए विचलन मूल्यों का योग, इसको ऐसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। और फिर इनमें पदों की संख्या का भाग दे देते हैं और इससे निकल जाता है माध्य विचलन। चलिए एक गणना करके देखते हैं। तो एक उदाहरण है, एक कक्षा में 9 छात्रों के बाहर के आंकड़े निम्न वर्णित है जो आपके सामने दे रखे हैं। मध्यिका और समांतर माध्य से माध्य विचलन की गणना कीजिए और माध्य विचलन गुणांक निकालिए। यानी हमें माध्य विचलन की गणना भी करनी है और हमसे गुणांक भी पूछ रहा है और हमें दोनों से निकालना है। अब आपके सामने व्यक्तिगत श्रेणी दे रखी है, यानी समंक आपको एक पंक्ति में दे रखे हैं 54, 71, 57, 52, 49, 45, 72,
57 और 47 ये हमें दे रखे हैं। चलिए समांतर माध्य निकालते समय तो हमें इनको आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित नहीं करना, लेकिन मध्यिका से निकालते तो इसको हमें आरोही अवरोही में व्यवस्थित करना होता जरूरी होता है। इसलिए हम इसे सबसे पहले तो क्या करेंगे, आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं ताकि हम समांतर माध्य से भी निकाल सके और मध्यिका से भी निकाल सके। साथ ही बच्चों मैंने आपको केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो पढ़ाया था चैप्टर, उसमें काफी अच्छे से आपको बताया था कि समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, मध्यिका कैसे निकालते हैं। तो प्रोसीजर वही रहेगा, बस हमें नया फॉर्मूला यूज करना है और आगे माध्य विचलन की गणना करनी है। तो बच्चों इधर देखिएगा, सबसे पहले तो हमने क्या करेंगे, क्रमांक डाल लीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 टोटल 9 बच्चे हैं। ये x किलो को हमने बाहर को क्या माना, x मान लीजिए जैसे 45 47 49 52 54 57 57 71 और 72, ये हमने आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित कर लिया। अब हम इसका समांतर माध्य निकालेंगे। समांतर माध्य का मतलब क्या होता है, मूल्यों का योग और उसमें पदों की संख्या का भाग दे दो, इससे क्या निकल जाएगा, x बार निकल जाएगा। तो इन सबका योग करेंगे तो सिग्मा x कितना आएगा, 504। तो चलिए 504 हो गया। अब 504 में n कितने हमारे पास, 9 है, तो इसका भाग दे देंगे। चलिए इसका भाग देने पे जो मान आएगा वो 56 आएगा। कितना आएगा, 56 आएगा। अब इसमें से x में से x बार घटाएंगे तो क्या जाएगा, जब हम x में से x बार को घटाएंगे तो हमारे पास d आएगा, और ये d कौन सा कहलाएगा, x बार वाला। और हम यहाँ पे बीजगणितीय चिन्हों की क्या करेंगे, अवहेलना करेंगे। यानी यहाँ इसका मतलब हुआ समांतर माध्य द्वारा निकाला गया विचलन मूल्य, यानी समांतर माध्य द्वारा निकाला गया डिविएशन। ये दो सीधी लाइन का मतलब होता है बच्चों कि हमने बीजगणितीय चिन्हों का इसमें क्या किया, अवहेलना करी है। तो देखिए जब 45 में से 56 घटाएंगे तो माइनस की 11 आनी चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे माइनस प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने इनका अवहेलना किया करी है। 47 में से 56 घटाएंगे 9 आएगा माइनस का, लेकिन हम यहाँ नहीं दे रहे। 49 में निकालेंगे तो ये, तो इस तरह से हम इसकी गणना करेंगे। इसका योग आएगा 66। अब यह 66 इसका योग आ गया। अब इसमें अपन क्या करेंगे, n का भाग देंगे और माध्य विचलन निकल जाएगा। चलिए इसको बताता हूँ कैसे n का भाग देंगे। इधर देखिए, तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो हमने 56 निकाल लिया। कैसे निकाला, और 56 हमने निकाल लिया, और इधर देखिएगा ये आ गया। अब इसका योग है 66। 66 में हमने n का भाग देंगे 9, तो ये आ गया 7.33 किलो। तो ये इसका आ गया समांतर माध्य से निकाला गया माध्य विचलन। और गुणांक में क्या करते हैं, हमें समांतर माध्य का भाग देना होता है। तो हमारा 7.33 है और समांतर माध्य कितना है, 56, भाग दिया, ये हमारा कोफिशिएंट आ गया। तो फॉर्मूला बिल्कुल आसान है, आपको प्रैक्टिस फॉर्मूले की करनी है और इसको यूज करना है। चलिए मध्यिका से बताते हैं। अब देखिए बच्चों, आपके सामने सबसे पहले बात करते हैं मध्यिका। तो इधर देखिए मध्यिका में भी क्या करते थे, ये व्यक्तिगत श्रेणी या आरोही क्रम है, पद कितने हैं, 9। मध्यिका का फॉर्मूला क्या है, मध्यिका का फॉर्मूला हमने पढ़ा कि मध्य का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है साइज ऑफ n+1/2 th आइटम। हमारे पास n कितना है, 9, एक हमारे फॉर्मूले का 10। 10 में हम 2 का भाग देंगे, कितना आएगा, 5। अब पांचवा पद हमें श्रेणी में देखना है। चलिए पांचवा पद हम श्रेणी में देखते हैं। तो देखिए श्रेणी में पांचवा पद जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 54। यानी हमारी मध्य का यहाँ पे कितनी हुई, m कितना हुआ, 54 हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, m54। अब जब x में से m घटाऊंगा तो क्या आएगा, dm आएगा। क्या आएगा, dm। लेकिन यहाँ पे हम बीजगणितीय चिन्हों की अवहेलना करेंगे, इसलिए दो सीधी लाइन खींच रहे हैं। तो देखिए जब 45 में से 54 गया वही माइनस का 9 आएगा, लेकिन हम यहाँ प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखेंगे, इसलिए 9 लिख देंगे। 47 में से 54 घटाएंगे, माइनस आना चाहिए, लेकिन हम माइनस का ध्यान नहीं रखेंगे, और इस तरह से हम इन सबको घटाते जाएंगे। चलिए अब इसका योग करेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। तो इसका योग कितना आ गया, 64 आ गया। अब कैसे निकालेंगे, तो इधर देखिए, तो देखिए मध्य का द्वारा निकाले गए विचलनों के योग में हम n का भाग देंगे तो हमारा इधर आ गया 64। 64 में हम 9 का भाग देंगे तो कितना आ गया, 7.11 किलो। ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारा जो ये आ रहा है, इसमें अगर हम m का भाग दे देंगे इसी माध्य विचलन में, तो ये कहलाएगा माध्य विचलन गुणांक। तो ये देखिए m कितना है, 54, हमने इसका भाग दिया, ये 0.132 इसका आंसर आ गया। तो बच्चों बिल्कुल ईजी है, अगर आप तरीके से समझेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसका टोटल किया, चेक किया, आपके सामने क्लियर हो गया। तो ये आपके सामने पूरा प्रश्न है, इसको आप आराम से देखिएगा, नोट करिएगा, और एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे तो आप सोल्व करिएगा। तो ये बहुत जरूरी है ताकि हम इसको सोल्व कर सके। चलिए अब आपके सामने बात करते हैं खंडित श्रेणी में या अखंडित श्रेणी में माध्य विचलन कैसे निकालते हैं। देखिए खंडित अखंडित में भी हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हमें माध्य विचलन की गणना करनी होगी। सबसे पहले तो माध्य की गणना करनी होगी, उसके बाद उसको विचलन निकालना होगा, और फिर हम उसकी आवर्तियों से उसका गुणा कर देंगे और एज इट इज फॉर्मूला यूज करेंगे। यानी हमें सबसे पहले क्या करना है, माध्य निकालना है। या तो हमें m से पूछे तो मध्य का निकालनी है, x बार से पूछे तो x बार निकालना है। फिर क्या करना है, हमें x मूल्य में से x मूल्य में से अगर हम m निकालेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, dm कहलाएगा। ठीक है, तो ये और इस बीजगणितीय चिन्हों की अवहेलना कर देंगे। अब ये dm आया है, इसको हम क्या करेंगे, f से और गुणा कर देंगे। तो जब dm को f से गुणा कर देंगे तो ये कहलाएगा मध्य का द्वारा निकाले गए विचलन मूल्यों का आवर्तियों से गुणनफल, और जब इसका योग कर देंगे तो सिग्मा f dm कहलाएगा। और अगर इसी में n का भाग दे देंगे तो ये हमारा कहलाएगा माध्य विचलन मध्य का द्वारा। तो इस तरह से गणना की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए प्रत्यक्ष विधि द्वारा इसकी गणना करते हैं।
कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से करते हैं, ये एजेटिव फॉर्मूला बन गया। माध्यिका से निकालेंगे तो ऐसे, समांतर माध्य से निकालेंगे तो ऐसे। यानी हमें सबसे पहले क्या निकालना है, समांतर माध्य से विचलन निकालेंगे, फिर उनको उनकी आवर्ती से गुणा करेंगे, फिर उसका योग करेंगे और फिर n का भाग दे देंगे। माध्यिका में भी क्या करना है, माध्यिका से विचलन निकालेंगे, जो हमने व्यक्तिगत श्रेणी में निकाला था वैसे ही निकालेंगे, और उनकी आवर्ती से गुणा करके उनका योग करके n का भाग देंगे। तो इस तरह से हम माध्यिका और समांतर माध्य से माध्य की गणना कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। निम्न समंकों से समांतर माध्य तथा माध्यिका से माध्य विचलन निकालिए। ये आपके सामने कौन सी श्रेणी है, खंडित श्रेणी है। यहाँ पे दे ये x हो गया, ये f हो गया। तो आकार 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, आवर्ती दे रही है 2, 1, 3, 6, 4, 3, 1। चलिए देखिए, तो इधर देखिए सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, समांतर माध्य निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, माध्यिका निकालेंगे, और फिर इन दोनों के आधार पर माध्य विचलन की गणना करेंगे। तो बच्चों इधर देखिएगा, ये आपके सामने x दे रखा है, ये आपके सामने f दे रखा है। सबसे पहले क्या करेंगे, fx कर देंगे। सिंपल सी बात है, समांतर माध्य निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, x बार निकालने के लिए fx करके इस fx इसका योग करके और इसमें n का भाग दे देंगे। तो इधर देखिए fx कर दिया तो 4 दूनी 8, 6 एकम 6, 8 तिया 24, 10 छिकी 60, 12 चौक 48, 14 ती 42, 16 एकम 16, ये आ गया fx आ गया। इसका योग कर लो, 204 आ गया। अब इस 204 में किसका भाग दे दूंगा, n का भाग दे दूंगा। n हमारे पास कितना है, n का हम टोटल n हमारे पास टोटल करेंगे तो 20 आ रहा है। ये n का टोटल जो हमारा आएगा वो 20 आएगा। जब हम इसमें 20 का भाग देंगे तो 204 में हम 20 का भाग देंगे तो हमारा आएगा, अगर हम इसे भाग देंगे तो 10.2 आएगा, आ गया। अब इस 10.2 को हम क्या करेंगे, x में से घटाएंगे तो ये देखो हमारा आ गया, और फिर इसको f से और गुना कर देंगे तो ये आ गया, और इसका योग कर लेंगे, इस तरह से आ गया। इसी प्रकार माध्यिका की गणना करनी है। माध्यिका की गणना आपने देखी है, खंडित श्रेणी में क्या करते हैं, सबसे पहले CF बनाते हैं। तो f की CF बनाएंगे, 2 का 2, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 6 12, 12 और 4 16, 16 3 19 और 19 1 20, इस तरह से हो गया। अब उसमें क्या करेंगे, अपन फॉर्मूला यूज करेंगे n+1/2 TH आइटम, यानी माध्यिका आपने जैसे केंद्र प्रवृत्ति के माप में सीखी उसी तरह से हमें माध्यिका निकालनी है, और फिर फॉर्मूले का यूज करके हमें उसको घटाना है और उनकी आवर्ती से गुणा करके योग करके यूज करना है। तो चलिए देखिए माध्यिका निकाल के देखते हैं। तो माध्यिका में हम क्या करेंगे, n+1/2 TH आइटम, तो टोटल n कितने, 20, 20 और 1 21, 21 का 2 भाग दिया 10.5, और 10.5 को हम CF में गुजारेंगे। तो जब हमने इसको CF में गुजारा तो किस में जा रहा है, 12 में जा रहा है। तो 12 के सामने वाला मध्य मूल्य क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। तो यहाँ पे माध्यिका कितनी आई, 10 आ गई। अब इसको क्या करेंगे, x मूल्य में से घटाएंगे, और लेकिन प्लस माइनस चिन्ह का ध्यान नहीं रखेंगे। तो देखिए 10 में से 4 गया 6, 6 में से 10 गया 4, 8 में से 10 गया 2, इस तरह से हमें निकालना है। लेकिन यहाँ प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि माध्यिका में प्लस माइनस चिन्हों का ध्यान रखा ही नहीं जाता, ये माध्यिका का दोष भी है। और ये जब हमारा DM आ गया, अब इसको हमको क्या करना है, f से और गुना करना है और एज इट इज इसको सोल्व करना है। तो दोस्तों यहाँ इसका आंसर किस तरह से निकलेगा देखिए। तो बच्चों इधर देखिएगा, सिग्मा डेल्टा m हो गया हमारे 48, इसका योग है 20 का भाग दिया 2.4 आ गया। इसी तरह यहाँ पे अगर हम बात करें समांतर माध्य द्वारा निकाले गए जो विचलन है, यहाँ पे 48.18, इसमें 20 का भाग दिया 2.44 आ गया। तो इस तरह से हम इसकी गणना कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल ईजी है, फॉर्मूले पे कमांड करनी है, टॉपिक को समझना है, बड़े ध्यान से क्लियर करना है और इसको समझना है। तो आपने क्या जाना कि माध्य विचलन जो होता है उसमें बीजगणितीय चिन्हों का ध्यान नहीं रखा जाता है। माध्य विचलन में हम तीनों सांख्यिक माध्यों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए सर्वश्रेष्ठ जो सांख्यिक माध्य होता है वो माध्यिका होती है, क्योंकि उसमें उसके द्वारा निकाले गए विचलनों का मूल्य जो होता है वो न के बराबर होता है, शून्य से कम होता है, जबकि समांतर माध्य का शून्य होता है और समांतर माध्य बहुलक का निश्चित होता है। इसलिए हम माध्य विचलन की गणना में माध्यिका का प्रयोग सबसे ज्यादा करते हैं। अब बच्चों एक और उदाहरण देखते हैं। निम्नलिखित समंकों से समांतर माध्य द्वारा माध्य विचलन एवं उसके गुणांक की गणना कीजिए। अब हमको केवल समांतर माध्य निकालना है, क्योंकि प्रश्न में समांतर माध्य दे रखा है। अगर प्रश्न में माध्यिका बोले तो माध्यिका से निकालना है, और कुछ भी नहीं बोले तो आपको माध्यिका से निकालना है। यहाँ आपके सामने कौन सी श्रेणी हो गई, अखंडी श्रेणी हो गई, क्योंकि वर्ग और उनकी आवर्तियां दे रखी है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, समांतर माध्य निकालना होगा। तो ये हमारे सामने क्लास है, ये हमारे सामने f है। तो आपको पता है अखंडित श्रेणी का कभी समांतर माध्य निकलता ही नहीं है, तो अखंडित को खंडित में बदलना है। हम इसका x निकालेंगे। x निकालने का तरीका क्या है, मध्य मूल्य निकालिए, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे लो। तो 0 और 10 कितने हो गए, 20, 20 में 2 का भाग दिया 5, 10 और 20 30, 30 में 2 का भाग दिया 15। क्योंकि हमने निकालना सीखा था x कैसे निकालते हैं, जब L1 और L2 दोनों को जोड़ दो, 2 का भाग दे दो, यही मिड वैल्यू कहलाती है और यही क्या कहलाता है, x कहलाता है। तो ये देखिए हमारी x आ गया। जब इन सब में 10 का अंतराल आ रहा है तो इन सब में भी 10 का अंतराल आएगा। अब इसका कोई लेना देना, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। अब हमारे पास क्या आ गया, f और x आ गया। fx को मल्टीप्लाई करेंगे और इसका योग करेंगे तो कितना आएगा, 13.50 आएगा, 1350 आएगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, 1350 आ गया। अब इसमें क्या करना है हमको, जो 1350 आया इसमें हम किसका भाग देंगे, n का भाग देंगे। n हमारे पास कितना है, 50, हम इसका भाग देंगे तो हमारा जो समांतर माध्य आएगा वो 27 आएगा। अब आपको क्या करना है, इस x मूल्य में से 27 को घटाना है। तो 5 में से 27 गया 22, 15 में 27 गया 12,
25 में 27 गया 2, इस तरह से निकालना है। लेकिन प्लस माइनस चिन्हों का ध्यान नहीं रखना है। बिल्कुल लीजिए बच्चों, बिल्कुल एज इट इज जो हम प्रक्रिया यूज करते हैं वही आपको यूज करनी है। और उसके बाद f से और गुना कर दीजिए और इसका योग कर लीजिए। तो हमने इसका योग किया तो 472 आया। अब ये 27 कैसे आ गया? अब 472 में n का भाग दोगे 9.44 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। और कोफिशिएंट में क्या करना है, जिस तरह से आपने इसको माध्य विचलन जो निकाला आपने डेल्टा एक्स बार से, सॉरी डेल्टा एक्स बार से निकाला, उसमें आपको क्या भाग करना है, एक्स बार का भाग देना है। तो 9.44 में 27 का भाग दोगे 0.349 आ जाएगा। तो बच्चों बिल्कुल आसान है, समझना आपको ये है। मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ, आपको समझना कैसे, आपको समझना ये है कि माध्य विचलन, देखिए हम बात कर रहे हैं मीन डिविएशन की बात कर रहे हैं। मीन डिविएशन माध्य विचलन की अगर हम बात करें, मीन डिविएशन की बात करें तो ये एक्स बार से भी निकल सकता है, ये एम से भी निकल सकता है और ये जेड से भी निकल सकता है। एक पॉइंट तो क्लियर हो गया। लेकिन इसमें जो सर्वश्रेष्ठ है, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ है वो क्या है? एम है, ठीक है। क्योंकि एम द्वारा निकाले गए जो विचलनों का योग होता है वो न के बराबर होता है, शून्य से कम आता है, इसलिए उसमें विचलन सबसे ज्यादा कम देखने को मिलते हैं। अब अगर आपको व्यक्तिगत की अगर हम बात करें, इसमें क्या करना होता है, इसमें बीजगणितीय चिन्हों की क्या की जाती है? अवहेलना की जाती है, यानी उसको ध्यान में नहीं रखा जाता है, यानी उपेक्षा की जाती है, ध्यान में नहीं रखा जाता है। पॉइंट को समझिएगा, जो हमने पढ़ा मैं उसको क्लियर कर रहा हूं ताकि आप इस वीडियो को अच्छे से क्लियर कर सके बच्चों। अब हमको क्या करना है, यानी सबसे पहले अगर हम एक्स बार से निकाले तो हमको इसको ज्ञात करना होगा। फिर उसके लिए क्या करना है, इस एक्स में से एक्स बार को घटाएंगे, जिससे हमारे पास क्या आएगा? डी एक्स बार आएगा। लेकिन यहाँ पे बीजगणितीय चिन्हों का ध्यान नहीं रखा जाता, इसलिए यहाँ पे 2 लाइन खींची जाती है। और जब हमारे पास ये आ जाएगा तो अगर हमें डेल्टा एक्स बार निकालना है, यानी हमें समांतर माध्य से माध्य विचलन निकालना है, तो हम क्या करेंगे? डी एक्स बार यानी माध्य विचलन द्वारा, समांतर माध्य द्वारा निकाले गए विचलनों का योग करेंगे और इसमें एन का भाग देंगे। ये आ गया हमारा माध्य विचलन, कौन सा वाला? समांतर माध्य द्वारा निकाला गया। और कोफिशिएंट अगर हमें निकालना है, यानी हमें इसका सापेक्ष माप निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो सापेक्ष माप में क्या करना है, जो आपने डेल्टा एक्स बार निकाला है, यानी माध्य विचलन समांतर माध्य द्वारा निकाला, उसमें समांतर माध्य का ही भाग दे दीजिए, ये हमारा क्या आ जाएगा? कोफिशिएंट आ जाएगा। इसी तरह बच्चों अगर हम बात करें मध्य का द्वारा अगर हम निकाले, तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी है? मध्य का निकालनी होगी। फिर उसके बाद क्या करना है? एक्स मूल्यों में से मध्य का को घटाना है। लेकिन बीजगणितीय चिन्हों की अवहेलना करनी है, इसलिए इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर इसका योग करेंगे तो क्या आ जाएगा? डेल, ये आ गया। और फिर इसके बाद क्या करना है? हमें मध्य विचलन निकालना है मध्य का द्वारा, तो हम क्या करेंगे? इसके योग में एन का भाग दे देंगे, ये आ गया। और जो आंसर आएगा उसी से हम कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। तो इसमें हमको क्या करना है? जो हमने डेल्टा एम निकाला है उसमें एम का भाग दे देंगे। अगर ऐसे ही खंडित अखंडित की बात करें, बस एफ से और गुना कर दो, ये जिटिस खंडित अखंडित हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया कि माध्य विचलन किस तरह से गणना करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, माध्य विचलन गणना की दृष्टिकोण से सही नहीं है, क्योंकि यहाँ बीजगणितीय चिन्हों की अवहेलना की जा रही है, इसलिए एक अशुद्ध माप है। लेकिन माध्य विचलन के अंदर हम बात करें तो ये मध्य का और समांतर माध्य से निकाला जा सकता है। हालांकि हम तीनों माध्य का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ माध्य मध्य का होती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले पार्ट में बात करेंगे परमाप विचलन के बारे में।